मुख्यमंत्री ने स्कंदगुप्त अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए कहा कि भारत की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और सीमाओं को एक करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि मामले की सुनवाई की पूरी। न्यायालय ने मामले पर फैसला रखा सुरक्षित। 40 दिनों तक लगातार सुनवाई में विभिन्न पक्षों ने रखी अपनी दलील। और विवाहित महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में की खरीदारी, हाथों में रचाई प्यार की मेहंदी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। वाराणसी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पर बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मालवीय जी की जो हिंदू विश्वविद्यालय की सोच थी वो यहां दिख रही है। हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, इसकी देश को जरूरत है। उन्होंने स्कंदगुप्त को पुनर्स्थापित करने के पुनीत कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमने गुप्त काल में अपनी संस्कृति और भाषा को सर्वोच्च स्थान पर रखा था। चाणक्य की परिकल्पना पर गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ रहा था और इसको सजोने का काम चंद्रगुप्त ने किया। इस काल में भारत का वैभव अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था और इसी काल में कई साहित्यों की रचना भी हुई। चीन की दीवार की रचना हुणों के आक्रमण से बचने के लिए की गई। तक्षशिला को तहस नहस करने वाले हुणों को स्कंदगुप्त ने समाप्त करने का प्रण किया था। गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास के लिए अंग्रेजों को कब तक कोसोगे, कब तक वामपंथी इतिहासकारों का असत्य पढ़ते रहोगे। इसलिए इतिहास के सच को लिखा जाए जिससे नई पीढ़ी इससे परिचित हो सके। विक्रमादित्य को इतिहास में बहुत प्रसिद्धि मिली है, मगर इतिहास ने स्कंदगुप्त के साथ बहुत सारा अन्याय करने का काम किया है। शायद इतिहास ने स्कंदगुप्त के पराक्रम की जितना प्रशंसा होनी चाहिए थी उतनी प्रशंसा नहीं की। यही एक कालखंड था जहां उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। कालिदास का शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र की रचना की, भारवी का किरातार्जुन, ये सारे साहित्य की रचना उसी कालखंड के अंदर हुई। वाराणसी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पर बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक था, लेकिन साम्यवादियों के चलते भारत को विभाजित प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे तीर्थों में हमारे देश की परिकल्पना मौजूद है। हमारे देश के वीरों ने अपनी मिसाल पेश की, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का छल हुआ है। गुप्त वंश तथा स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य के समय भारत सांस्कृतिक रूप से अपनी सीमाओं के साथ मजबूत था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 नेहरू जी की वजह से लगाया गया था, जबकि सरदार पटेल इसके विरोधी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करके सरदार पटेल के सपनों को साकार किया है। जो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जो परंपरा रही है, चंद्रगुप्त से जो परंपरा प्रारंभ होती है, जिन्होंने भारत को के उस कालखंड को स्वर्णयुग के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक लंबे समय तक भारत को दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था। चाहे वह सामरिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, और चाहे वह ज्ञान विज्ञान की उस परंपरा के रूप में, उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य भारत के अंदर उस कालखंड में हुआ है, आज भारत पुनः उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में वाराणसी में संचालित विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में शिलान्यास किए गए प्रमुख परियोजनाओं में 4 अरब 36 करोड़ 93 लाख रुपए की 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अरबों रुपए की 25 प्रमुख परियोजनाओं में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता में काशी देश में नंबर 1 पर होना चाहिए। दीपावली से पूर्व शहर से लेकर गांव तक विशेष सफाई अभियान चलाकर पूरा जनपद कूड़ा रहित करें। सड़कों पर, पार्कों में और खाली प्लाटों में कहीं कूड़ा नहीं दिखे। दीपावली से देव दीपावली तक काशी जगमग करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा रखा जाए। लोक निर्माण विभाग समस्त सड़कें 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कराए। छठ पूजा से पहले सभी घाटों की अच्छी साफ सफाई कर ली जाए। श्री योगी ने अधिकारियों को सचेत किया कि शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कतई नहीं हो। लाभार्थी परक योजनाओं में पात्र व्यक्ति का ही चयन हो।
गरीब, वंचित, जरूरतमंद पात्र व्यक्ति शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिनों तक सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। मामले पर अंतिम फैसला 17 नवंबर तक आने की संभावना है। 40 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने आज सभी पक्षों को अपनी अंतिम बहस करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया। आखिरी दिन कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच नोकझोंक हुई और मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू पक्ष की ओर से दिए गए नक्शे को फाड़कर फेंक दिया। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच ऊंची आवाज में बहस से नाराज न्यायाधीशों ने कहा कि इस माहौल में वो सुनवाई नहीं कर सकते। हिंदू पक्ष में निर्मोही अखाड़े की ओर से वकील सुशील जैन, रामलला विराजमान की ओर से के परासरन, CS वैद्यनाथन, P नरसिम्हा, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से PN मिश्रा, हिंदू महासभा की ओर से हरिशंकर जैन और गोपाल सिंह विशारद की ओर से रंजीत कुमार ने दलीलें रखी। We are very happy that the Honorable Chief Justice has said that all arguments will end today, and we are very happy that within the month we will have a definitive final adjudication of this long contentious issue, because we have waited for over 135 years for justice. हम ये समझते हैं कि फैसला मंदिर पक्ष में आना चाहिए। मंदिर पक्ष ने जो जिस तरह से अपनी दलीलें रखी हैं वो ये साबित करने के लिए बहुत है, जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि वो जो स्ट्रक्चर वहाँ बना था उसके नीचे एक पुराना मंदिर मौजूद था। श्री राम जन्मभूमि का मामला है, 150 साल से ज्यादा पुराना विवाद है और इस विवाद का पटाक्षेप 2019 के नवंबर महीने में हो जाता है। यह एक भारत की जनता के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि इस पूरे विवाद का निराकरण फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे देगा। पूरी सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। विवादित इमारत हिंदू मंदिर के 14 खंभों पर बनी थी, जिनमें शिव, हनुमान, कमल और शेरों के साथ बैठे गरुड़ की आकृतियां हैं। विवादित जगह पर 2000 साल पहले भी भव्य राम मंदिर था। मंदिर के ढांचे के ऊपर ही विवादित इमारत को बनाया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया कि करोड़ों लोगों की आस्था है कि वहीं भगवान राम का जन्म स्थान है। सैकड़ों सालों से यहाँ पूजा परिक्रमा की परंपरा रही है। विवादित ढांचे के मूर्ति रखे जाने से बहुत पहले से ही श्री राम की यहाँ पूजा होती रही है और किसी जगह को मंदिर के तौर पर मानने के लिए यह मूर्ति होना जरूरी नहीं है। हिंदू किसी एक रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करते। केदारनाथ मंदिर में शिला की पूजा होती है, पहाड़ों की भी देव रूप में पूजा की जाती है। इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जबरन बनाई गई इमारत मस्जिद नहीं मानी जा सकती। विवादित इमारत में 70 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा, शेखर नाफड़े, निजाम पाशा, जफर याब जिलानी ने दलीलें रखी। करीब 20 दिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया। ASI रिपोर्ट से भी इसकी तस्दीक नहीं होती कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मोर, कमल जैसे चिन्ह का मिलना ये साबित नहीं करता कि वह मंदिर था। 1950 की विवादित ढांचे की तस्वीर के मुताबिक विवादित ढांचे के अंदर 3 जगह अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। मुस्लिम पक्ष का कहना है रामलला का प्रकट होना सोची समझी साजिश थी, न कि कोई दैवीय चमत्कार। अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान मानने से ऐतराज नहीं, विवाद केंद्रीय गुंबद पर हिंदू पक्ष के दावे पर है। निर्मोही अखाड़े को सेवादार का हक, मालिकाना हक नहीं। कचहरियों ने 1885 के लगभग तय कर लिया था कि ये मस्जिद है और इसके पास के जिसे आउटर कोर्ट यार्ड कहते हैं, राम चबूतरा है और सीता जी की रसोई है। उस पे हिंदुओं को पूजा का हक होगा, लेकिन मिल्कियत ये सुन्नी उसकी वक्फ बोर्ड की होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता के प्रयास नाकाम होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 अगस्त से नियमित सुनवाई शुरू कर दी थी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसको लेकर अयोध्या के संत, धर्माचार्यों और मुस्लिम पक्षकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया में शांति, सौहार्द और भाईचारा कायम रहने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आशा व्यक्त की है कि देश के सर्वोच्च संवेदनशील और विवादित मुकदमे का निर्णय आ जाने के बाद देश का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। फैसले की इस घड़ी में अयोध्या के सारे संत, महंत, यहाँ के आम पब्लिक सब लोग काफी प्रसन्न है। अभी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, अपनी अपनी बात सब कहते हैं, लेकिन जहाँ आशा और विश्वास होता है वहाँ संशय नहीं होता। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है, इससे हमको संशय नहीं है। जो निर्णय होगा वो रामलला के पक्ष में होगा और वो समय दूर नहीं है जब रामलला अपने टाट पट्टी से उठ करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए, फैसला चाहे जो कुछ हो, फैसला होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि कोर्ट इसका फैसला कर दे। ये 70 साल का मसला है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हिंदू मुसलमानों के बीच का ये फैसला है। पूरा देश दुनिया को देखते हुए फैसला करना है। जो भी फैसला कोर्ट करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, देश और दुनिया को देखते हुए करेगा, क्योंकि राजनीति में रहा, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में रहा। फैसला कोर्ट इसको ऐसा कर दे कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा, हम तो चाहते हैं कि शांति का माहौल रहे, चाहे जिधर फैसला हो। अब ये नहीं कहते कि मंदिर बने, मस्जिद बने, फैसला चाहते हैं कि फैसला कोर्ट कर दे, बस खत्म करे इसको। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले समय में आर्थिक सुधारों के और कदम उठाए जा सकते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने एक व्याख्यान में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हाल ही में आर्थिक सुधारों के कदमों के असर पर नजर रखे हुए है और ये सुधार आर्थिक विकास की गति को देखते हुए उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कानपुर की गोविंद नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर के समर्थन में कानपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि उपचुनाव में 11 सीटों पर चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कितनी सीटें कौन जीतेगा और कितनी सीटें हम जीतेंगे ये देखेंगे, लेकिन सपा और बसपा चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने बिजली के मूल्य बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल मूल्य बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही और कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया। अब कितनी हम जीतेंगे, कितनी कौन जीतेगा देखेंगे, लेकिन मुझे दुख है कि सपा बसपा चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। तो चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस है और हम निश्चित रूप से हम बहुमत के साथ जीतेंगे। आज करवा चौथ पर सभी विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत देश के विभिन्न हिस्सों में विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखती हैं। मान्यता है कि आज के दिन पतियों के लिए रखा जाने वाला ये व्रत जहां पति पत्नी के रिश्ते के प्यार को दर्शाता है, वहीं उनके पति की लंबी उम्र मिलती है। प्रयागराज में भी करवा चौथ व्रत की तैयारियों के लिए महिलाएं लंबी लंबी कतारों में बैठकर हाथों में मेहंदी लगवाई। विवाहित महिलाओं ने श्रृंगार और पूजन आदि सामग्री की खरीदारी भी की। चौक, कटरा, सिविल लाइंस में व्रत के सामान की खरीदारी के लिए दुकानें सजाई गई हैं, लेकिन जिन पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। महिलाएं इस अवसर पर करवा सीख, चूरा, गट्टा समेत श्रृंगार की सामग्री खरीद रही हैं। सुहाग का या त्योहार साल में एक बार आता है तो हम लोग को बड़ा इंतजार रहता है इस चीज़ का और बड़े उल्लास से ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। नए कपड़े खरीद लिए हैं क्योंकि अब दिन पे दिन फैशन ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है,
तो साड़ी की जगह अब की बार लहंगा चुन्नी या कुर्ती प्लाजो दोनों ही तैयार करवाया है। मेहंदी जो पसंद आ जाएगा वो पहन लेंगे। पूजा की तैयारी सामग्री सब ले ली है। तैयारियां तो हमने बहुत पहले से शुरू कर दी हैं, लेकिन कल से हमारी सारी शॉपिंग जो है वो हो गई है। आज मेहंदी का फंक्शन है और अभी घर जाके हमारी सब्जी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सोनभद्र में भी 3 दिवसीय गांधी संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सदर विधायक भूपेश चौबे के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत की गई और स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों से चर्चा भी की गई। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि ये यात्रा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई है। इसका उद्देश्य है कि गांधी जी के सपनों को पूरा करना, प्रधानमंत्री के निर्देश पर गांधी जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर भारत का निर्माण करना है। पूरे देश में गांधी जी के 150 वर्ष पूरे होने पे गांधी संकल्प यात्रा इस उद्देश्य के साथ कि हमारा गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे, गांव में जल की समस्या न हो, इन सब विषयों को लेकर के यह पद यात्रा चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इच्छा के अनुसार भारत का नव निर्माण जो चल रहा है, उस दिशा में एक कदम हम सब लोग को भी गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पदयात्रा का माध्यम है। केंद्र सरकार की नीतियों के चलते इस वर्ष कालीन निर्यात ने नई ऊंचाई छू ली है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के नए आंकड़े जारी किए गए हैं, जो वो मंत्रालय और सरकार को राहत देने वाले हैं। परिषद द्वारा जारी आंकड़े में 2018-19 में निर्यात आंकड़ा 12,365 करोड़ पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 से 1,200 करोड़ था। कालीन निर्यात में ये अब तक का सबसे बड़ा निर्यात माना जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में जहां मंदी की बात की जा रही थी, वहीं कालीन निर्यात की सफलता से निर्यातकों में खुशी है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक लक्ष्य दिया था कि 2022 तक अपना टर्नओवर डबल करिए, 10,000 करोड़ से बढ़ा के 20,000 करोड़ करिए। तो हम लोग 20% पिछले साल की अपेक्षा बढ़ चुके हैं और इसी तरह बढ़ेंगे आगे। पूरे दुनिया में भले ही मंदी चल रही है, आप किसी भी सेक्टर को उठा के ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, सब जगह मंदी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह मंदी है। फिर भी उसके बावजूद भी, इतने मंदी के बावजूद भी हम लोगों ने अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया है और आप इसका रिजल्ट अपने सामने देख रहे हैं कि 10,000 की जगह हम लोग 12,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। कालीन निर्यातक खुशी जैन ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के निर्यातक दुनिया के सभी देशों में अपनी पहुंच बनाकर बेहतर मार्केटिंग की बदौलत ये लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि देश भर से कालीन निर्यात के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सुखद हैं और हर तरफ मंदी की बात हो रही है। ऐसे उद्योग लगातार बढ़ना अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से होने वाले हस्त निर्मित कालीन निर्यात में कमी आ रही है और ये चिंता की बात है। देखिए, इतना टर्नओवर होने का ये भी रीज़न हो सकता है कि जो चुनिंदा कंपनीज हैं और जो यूएस और हर जगह अपना स्टोर्स खोल के बैठे हुए हैं आज के टाइम पे, उन्होंने कोई जगह इस प्लैनेट में छोड़ी नहीं है अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन को छोड़ के। तो वो हर जगह है और उनका ये जो एक्सपोर्ट फिगर है काफ़ी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें कारपेट इंडस्ट्री सबका ये सिनेरियो नहीं है, बट जैसे जो कुछ हैं जो चुनिंदा आप बोल सकते हैं, जो यूएस में उन्होंने अपने शोरूम्स कर लिए हैं, पूरा यूरोप में खोल लिए हैं, सो दे आर डूइंग ट्रेमेंडसली गुड और जिनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। भारत सरकार के सांख्यिकी डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 12,000 करोड़ के ऊपर हमारा निर्यात पिछले मार्च 19 का रहा है और इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है। पानीपत, जयपुर, आगरा, कश्मीर, भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस, साथ साथ अब साउथ में भी एलएपी कुरूर में भी हमारे कारपेट बनने लगे हैं, बीकानेर में कारपेट बनने लगे हैं और वहाँ के एक्सपोर्टर भी आ गए हैं। साथ साथ नोएडा भी एक अच्छा सेंटर हो गया है। तो सारी चीज़ें को देखते हुए हमारा एक्सपोर्ट चारों तरफ से बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के अत्याधुनिक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 48वें IHGF दिल्ली मेले का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा सचिव रवि कपूर ने किया। मेले का उद्घाटन करते हुए रवि कपूर ने समूचे उद्योग के विकास के लिए अपना विजन साझा करते हुए कहा कि देश में शिल्प की विरासत और स्किल्स को देखते हुए हैंडीक्राफ्ट निर्यात वर्तमान
26,590 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। इससे छोटे दस्तकार से लेकर बड़े दस्तकार के निर्यातकों तक हर कोई लाभान्वित हो सकता है। भारतीय हस्तशिल्पियों का यह भव्य शो 20 अक्टूबर तक चलेगा। EPCH के महानिदेशक राकेश कुमार ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस बार शो में रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ इस मेले में मुख्यतः हम लोग सस्टेनेबिलिटी पर जोर दे रहे हैं। ई वेस्ट के जरिए हमने यहाँ काफ़ी डेकोर बनाए हैं। 3,200 एग्जीबिटर इस मेले में पूरे देश से भाग ले रहे हैं और लगभग 7,000 फॉरेन बायर इसके अंदर में आ रहे हैं, जो यहाँ पर आने वाले 5 दिन के अंदर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बुक करेंगे। कौशाम्बी के किसानों की फसल के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा योजना से लाभ देने की योजना है। कृषि अधिकारी जनपद में लगभग 41,000 से ज्यादा किसानों को लाभ देने का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने बीमा कराया गया, जिसमें अगर किसान की फसल बर्बाद होती है उसे इस योजना से लाभ देने का प्रावधान किया गया है। वहीं किसान असलम का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा कराया है जिसका फायदा मिलेगा। वहीं किसान पवन का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने बीमा कराया, लेकिन हमारी फसल बर्बाद होने पर अभी तक कंपनियों द्वारा लाभ नहीं दिया गया है। हमारे जनपद में खरीफ के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत हमारे जिले में गैर ऋणी किसान 5,029 जो और ऋणी किसान 35,996, इस प्रकार 41,025 किसान योजना के अंतर्गत अपना फसलों का बीमा कराया गया है। हाथरस में भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली से आई टीम ने बासमती चावल की गुणवत्ता परखने के लिए जिले के कई इलाकों में खेती की मिट्टी व सिंचाई वाले पानी का सैंपल लिया है। वहीं धान की पैदावार और खड़ी फसल को भी देखा और किसानों से भी बातचीत कर बासमती चावल के बारे में जानकारी हासिल की। हमारे देश के बासमती चावल की डिमांड विदेशों में काफ़ी अच्छी है, लेकिन पिछले कई सालों से डिमांड में आई कमी के कारण बासमती चावल के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से किसानों को बासमती का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस एक्सपोर्ट में आई गिरावट के कारणों के पीछे बासमती चावल की गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन्हीं सब बातों की जानकारी करने भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली से निरीक्षण करने के लिए आए हैं। निरीक्षण के बाद किसानों को तकनीकी रूप से अच्छा उत्पादन करने की जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार ने ये देखा गया है कि हमारे जो बासमती राइस है उसका धीरे धीरे मतलब उसकी उत्पादकता, उपज और क्वालिटी उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी पाई गई है और ऑब्जर्व की गई है, जिससे हमारे विदेशों में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं कि भाई इसकी क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है। इसकी हम जांच कर रहे हैं कि जैसे किसान के यहाँ पे क्या वो लोग कर रहे हैं और क्या कोई क्लाइमेटिक इफेक्ट है या मिट्टी का इफेक्ट है या वो जो भी खाद बीज जो डाल रहे हैं क्या उसका प्रभाव है। तो भारत सरकार की एक पहल है जिससे हम जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके तहत हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से मिट्टी और पानी और जो इसका जो हमारा बासमती जो धान है इसके सैंपल ले रहे हैं। तो इसकी हम क्वालिटी जांच करेंगे और मिट्टी और पानी से हम उसका रिलेशन देखेंगे कि क्या कोई मिट्टी में कोई कमी है जिसके कारण इसकी जो मेन जो इसकी गुणवत्ता है उसमें कहीं कमी आ रही है। जो बाहर से टीम आई हुई है उन्होंने मिट्टी के बारे में जानकारी ली और पैदावार के बारे में जानकारी ली। हमने कौन कौन से पेस्टिसाइड लगाए उनके बारे में जानकारी ली और दवाओं के बारे में जानकारी ली और हमारी ज़मीन के मिट्टी का नमूना लिया और पानी का नमूना लिया। शहर के टिब्रूनाथ मंदिर क्षेत्र में सड़क पर चलती यह पाठशाला काफी अनोखी है। यहाँ सिर्फ एक शिक्षिका जो सभी विषय इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। सड़क किनारे लगने वाली इस कक्षा में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इन बच्चों के माँ बाप इन्हें शिक्षित करने में असमर्थ हैं। गुरमीत पिछले 13 सालों से यहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं। 13 साल पहले वो यहाँ BDA कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ाने आती थी। तभी उन्होंने सड़क पर खेलते शिक्षा के महरूम बच्चों को देखा तो उन्होंने इन्हें शिक्षा देना शुरू किया और तब से ये सिलसिला आज भी जारी है। गुरमीत खुद प्राइवेट नौकरी करती हैं, पर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हर मुसीबत से लड़ जाती हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर गुरमीत हैं उसमें लोग घर से निकलते नहीं, ऐसे में वो जाड़ा गर्मी बरसात में इन बच्चों को पढ़ाने आती हैं। गुरमीत के इस जज्बे को आसपास के लोग भी सलाम करते हैं। मेरे को 13 इयर्स हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए।
इधर भी बच्चों को पढ़ाती हूँ और उधर आगे साइड में भी हैं मेरे बच्चे, तो इनकी हेल्प करती हूँ, पूरी मैं मदद करती हूँ। और भी वाहिगुरु ने इनके लिए मेरे को भेजा है, इनको मैं शिक्षा पूरी देती हूँ। मैं तो काफ़ी टाइम से जानती हूँ, मैं तो मंदिर तो काफ़ी टाइम से आती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि कभी वहाँ पढ़ाती हैं, कभी यहाँ बरसात में, कभी उधर छाई में, कभी इधर सीढ़ी में बैठ के पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे लगन से पढ़ाती हैं। तो हमारे पापा टेम्पो चलाते हैं, मैम के यहाँ पढ़ने में अच्छा लगता है। कहाँ पढ़ाती हैं? बाहर मंदिर के बाहर में। क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम? साइंस, सोशल, इंग्लिश, छोटा बड़ा, गिनती, ABCD और पारा। इनका वर्क टीचर से उठ के सामाजिकता को और भी, एक तो टीचर का होता है केवल बच्चे को पढ़ाई के, लेकिन इनका परिवार का धर्म के प्रति भी चारों धर्मों की सेवा भी कराती, उनकी प्रार्थना भी कराती। और जैसे माँ कभी आज डांटती। अग्नि से बचाव और जागरूकता को लेकर लखनऊ की हीवेट पॉलिटेक्निक में आज अग्नि सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने छात्रों को अग्नि लगने के दौरान कैसे बचाव किया जाए इसके लिए प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड द्वारा कैसे अग्नि पर काबू पाया जाता है इसका भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अग्नि एक घातक दुर्घटना पैदा करती है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना और बचाव का प्रशिक्षण देना जरूरी है। पॉलिटेक्निक स्कूल में एक मॉक ड्रिल, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपर दिया है, जिसमें हमारी टीम और हमने मिलके एक सभी जितने भी यहाँ इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सभी लोगों को बेसिकली जहाँ भी जाएंगे, जिस भी फैक्ट्री में या जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे, इन लोगों को वहाँ सेफ्टी भी देखनी होती है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने इनको कि आगे चलने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट भी इनको प्रॉपर प्रोवाइड कराना होगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने इनको बहुत अच्छा फायर फाइटिंग और लाइफ सेफ्टी दोनों चीज़ें हम लोगों ने आज इनको बताई है। और आशा करता हूँ कि ये लोग सभी जहाँ भी जाएं और इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों पर रूबरू हों। फतेहगढ़ कैंट एरिया स्थित दरगाह हजरत मखदूम सैयद शहाबुद्दीन औलिया का 259वां वार्षिक 3 दिवसीय उर्स संपन्न हो गया। गंगा जमुनी तहजीब का मरकज इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आकर अपने अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। इस दरगाह में फर्रुखाबाद सहित राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली व महाराष्ट्र के सैकड़ों मुरीद अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जनाब नैयर बियार ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि यदि देश में शांति लाना है तो हम सबको औलिया अंबिया के बताए गए मोहब्बत के रास्ते पर चलना होगा। कव्वालों ने बेहतरीन कव्वाली का मुजाहरा किया। मैं यहाँ हजरत मखदूम शहाबुद्दीन औलिया जी के कोर्स में सम्मिलित हुआ हूँ और विगत 5 वर्षों से आ रहा हूँ। यहाँ पर देश और अपने भाई लोगों की अमन चैन की दुआ के लिए आता हूँ। यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है और मैं घंटों यहाँ रहता हूँ। शहाबुद्दीन औलिया के दरबार में फैज़ लेने आते हैं। जो भी अकीदतमंद यहाँ पर आता है बराबर दुआओं से नवाजा जाता है और जो भी उसकी परेशानियाँ होती है वो यहाँ से सरकार शहाबुद्दीन औलिया के दरबार से हमारे पीरो मुर्शिद के सदक़े में कबूल होती है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री ने वाराणसी में कहा, स्कंद गुप्त पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराना मालवीय जी के आदर्शों को आगे बढ़ाना है। अंग्रेजों और वामपंथियों को कोसने के बजाय इतिहास को सही लिखा जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने स्कंद गुप्त अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए कहा कि भारत की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और सीमाओं को एक करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि मामले की सुनवाई की। पूरी न्यायालय के मामले पर फैसला रखा सुरक्षित। 40 दिनों तक लगातार सुनवाई में विभिन्न पक्षों ने रखी अपनी दलील। और विवाहित महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में की खरीदारी, हाथों में रचाई प्यार की मेहंदी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।